हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके और उसमें हमारा फिजिक्स चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स होती है लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको प्रोपेगेट करने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत होती है। लाइक कोई भी मीडियम हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंज ये तीन तरह की होती है। एक होती है ऑडिबल और साउंड वेव्स। ऑडिबल और साउंड वेव्स वो वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, उनको बोलते हैं ऑडिबल और साउंड वेव्स। तो नाम से पता चलता है ऑडिबल वेव्स है तो इट मीन्स ह्यूमन ईयर में के लिए ये सेंसिटिव रहेगी, मतलब कि ह्यूमन ईयर को ये सुनाई देती है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूनिंग फोक हो गया, वोकल कॉर्ड्स हो गई या गिटार स्ट्रिंग्स हो गई, तो ये सारी की सारी जो वेव्स है ये ऑडिबल वेव्स है जो कि हम सुन सकते हैं। फिर आती है इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक वेव्स हो गई। जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती है ना, इनका जो सोर्स होता है वो बिगर साइज का होता है, जैसे कि अर्थक्वेक वेव्स हो गई या वॉल्केनिक एरप्शन हो गई। तो ये वाली जो वेव्स होती है ये वेव्स एलिफेंट और वेल्स वगैरह को पहले से पता चल जाती है। एलिफेंट और वेल्स के लिए ये ऑडिबल होती है बट ह्यूमन ईयर के लिए ये ऑडिबल नहीं होती। इसीलिए बोलते हैं कि जब अर्थक्वेक आने वाला होता है ना, तो जो एलिफेंट होते हैं वह इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले पता चल जाता है, उनको अर्थक्वेक वेव्स सुनाई दे जाती है, इसीलिए उनको पहले से पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। फिर थर्ड आती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ह्यूमन ईयर इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ क्रिएचर्स लाइक डॉग हो गया, कैट, बैट, मॉस्किटो, ये इन वेव्स को डिटेक्ट कर सकती है, मतलब इनको सुन सकती है। जो बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन भी सकते हैं और खुद भी अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल गाल्टन्स विसल हो गई, हार्टमैन्स जनरेटर, तो ये सारी क्या है अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें इनकी एप्लीकेशंस की, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करी जाती है सिग्नल्स वगैरह सेंड करने के लिए, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको सिग्नल सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सी की डेप्थ अगर मेजर करनी है तो उसके लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती है। या फिर क्लॉथ्स हो गए, एरोप्लेन्स या क्लॉक के मशीनरी पार्ट्स हो गए, इनको साफ करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज की चिमनीज होती है तो उनको साफ करने के लिए यूज़ होती है। लिक्विड को स्टेरलाइज करने के लिए यूज़ होती है और अल्ट्रासोनोग्राफी में भी यूज़ होती है। जैसे कि जो बॉडी की स्कैन होती है जिसमें कोई मसल टीयर हुआ है या टेंडन टीयर हुआ है, तो ऐसी जो स्कैन होती है ये होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू। फिर बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। स्पीड ऑफ साउंड वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग यूपीएससी में भी एक बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो साउंड की स्पीड है वो किस में मैक्सिमम होती है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो ये वाला क्वेश्चन जो पहले ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जो स्पीड साउंड की होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। साउंड की स्पीड बेसिकली डिपेंड करती है मीडियम की इलास्टिसिटी पे और मीडियम की डेंसिटी पे। अब बात करते हैं कि स्पीड की साउंड किस में मैक्सिमम होती है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है और गैसेस में मिनिमम होती है। राइट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। साउंड की स्पीड सॉलिड में मैक्सिमम होती है और गैसेस में मिनिमम होती है। ठीक है, अगर हम बात करें अब इसकी जो होता है अपना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो भी कुछ होता है, तो सॉलिड में जो साउंड की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैसेस में सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये है इसका ऑर्डर जो साउंड की स्पीड का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उस टाइम पे इसकी जो स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड वेव्स जो है वो एंटर करेगी, इनकी स्पीड भी चेंज होएगी, वेवलेंथ भी चेंज होएगी। बट
इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। जो साउंड की स्पीड है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, स्पीड इंक्रीज हो डिक्रीज हो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो हाइड्रोजन से 16 टाइम्स ज़्यादा है, बट जो वेलोसिटी है साउंड की वो हाइड्रोजन में 4 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब निकला, ठीक है, ये वाली जो एग्जांपल हमने देखी है इसका मीनिंग क्या है कि जो साउंड की स्पीड है ना वो अगर जो मीडियम लेस डेंस होगा तो उसमें साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी, अगर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें साउंड की स्पीड कम होगी इन केस ऑफ गैसेस। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसेस है, ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन की कम है, तो हाइड्रोजन में जो साउंड की स्पीड है वो ज़्यादा है और ऑक्सीजन में कम है। जो साउंड की वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है एयर के टेम्परेचर में, जब एयर में साउंड ट्रेवल करती है तो उस टाइम पे जो साउंड की वेवलेंथ होगी वो अफेक्ट करेगा एयर का टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो साउंड की वेवलेंथ है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। अगर हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है साउंड की स्पीड पे, प्रेशर का साउंड की स्पीड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रेशर चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो जो साउंड की स्पीड है वो सेम रहती है, बट टेम्परेचर अफेक्ट करता है साउंड की स्पीड को। जैसे ही साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी मीडियम का टेम्परेचर भी इंक्रीज जैसे मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा साउंड की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा साउंड की स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी। 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने पे जो साउंड की स्पीड है एयर में वो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने पे जो स्पीड है वो कितनी इंक्रीज होएगी साउंड की एयर में 0.61 मीटर पर सेकंड वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है स्पीड पे, साउंड की स्पीड पे। जो ह्यूमिड एयर होता है ह्यूमिड एयर में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली ड्राई एयर के, रीज़न बीइंग कि जो ह्यूमिड एयर है उसकी डेंसिटी कम होती है कंपैरेटिवली ड्राई एयर की, ड्राई एयर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए ह्यूमिड एयर में जो साउंड की स्पीड है वो ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। साउंड वेव्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया हेल्ड अराउंड दैट पॉइंट पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया में से कितनी एनर्जी पास हो रही है वो होती है साउंड की इंटेंसिटी। साउंड की इंटेंसिटी के ऐसे यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी अगर हम साउंड की देखें तो एक पॉइंट पे अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी की वजह से जो हम साउंड हमें सुनाई देती है, इंटेंसिटी की वजह से ही वो साउंड हमें कभी लाउड सुनाई देती है कभी फेंट सुनाई देती है। अब लाउड और फेंट क्यों होती है वो डिपेंड करती है साउंड की इंटेंसिटी पे। जो हमें साउंड की सेंसेशंस हमें सुनाई देती है, किसी जो पॉइंट सोर्स है वहां से जो हमें साउंड की सेंसेशन सुनाई देती है उसको बोलते हैं लाउडनेस, और जो लाउडनेस है ये डिपेंड करती है साउंड की इंटेंसिटी पे। ठीक है, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी कम होगी तो लाउडनेस कम होगी। जो लाउडनेस के यूनिट होते हैं वो होते हैं बेल, और इसके अलावा एक डेसिबल भी होते हैं, डेसिबल इक्वल्स टू होता है 1/10 ऑफ द बेल। इसके अलावा एक और यूनिट होते हैं लाउडनेस के जिसको बोलते हैं फॉन। फिर नेक्स्ट है पिच, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था इंटेंसिटी, सेकंड आता है पिच। पिच क्या होता है, पिच बेसिकली होती है साउंड में जो शार्पनेस होती है, अब जो तीखापन होता है, कई आवाज़ जो होती है ना बहुत शार्प साउंड हमें सुनाई देती है, तीखी सी आवाज़ होती है, तो जो शार्पनेस होती है हाँ साउंड में वो होती है उसकी पिच। तो
पिच की वजह से ही जो साउंड है वो कुछ शार्प होती है, कुछ थोड़ी डल या फिर फ्लैट साउंड की होती है। बेसिकली जो पिच होती है वो डिपेंड करती है साउंड की फ्रीक्वेंसी पे। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी पिच भी ज़्यादा होगी और साउंड जो हमें सुनाई देगी वो श्रिलर होगी, थोड़ी शार्प होएगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होएगी तो पिच भी कम होएगी, पिच कम होएगी तो जो शार्पनेस होएगी साउंड की वो कम होगी। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या है, अब जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो थोड़ी सी शार्प होती है और लड़कों की आवाज़ इतनी शार्प नहीं होती, तो इसलिए बोलते हैं कि जो लड़कियों की पिच है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब तेज़ होती है, और लड़कों की कम होती है, क्योंकि दोनों की साउंड में डिफरेंस होता है। ठीक है, एक की आवाज़ श्रिलर होती है, दूसरी की इतनी श्रिल नहीं होती। फिर नेक्स्ट आता है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है, अब दो सोर्सेज है, ठीक है, दो, एक यहाँ पे सोर्स है साउंड का, एक सोर्स यहाँ पे है। अब दोनों से साउंड वेव्स आ रही है, ठीक है, और जो साउंड यहाँ से आ रही है ना दोनों सोर्सेज में से, दोनों की इंटेंसिटी भी सेम है, पिच भी सेम है। ठीक है, अब दोनों से जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है दोनों की इंटेंसिटी भी सेम है, पिच भी सेम है। अब इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डिफरेंस होता है ना, अब बेसिकली इनके वॉल्यूम में तो कोई तो डिफरेंस होएगा ना, जो इन दोनों की साउंड में डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को बोलते हैं क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड। बेसिकली जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है नंबर पे, फ्रीक्वेंसी पे एंड रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द ओवरटोन्स। इन दोनों की जो रिलेटिव इंटेंसिटीज है उन पे डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ साउंड। फिर आता है इको। इको क्या होता है, अब किसी खाली कमरे में आप चले जाओगे, ठीक है, बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, कोई कर्टन नहीं लगे हुए, कुछ नहीं है, जो रूम है बिल्कुल खाली है, और वहां पे जाकर जब आप बोलोगे तो आपको कुछ टाइम बाद अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी। जैसे ही आप बात करोगे आपको ऐसे लगेगा हमारी आवाज़ हमें ही सुनाई दे रही है, तो वो क्या होता है, वो होती है इको। इको प्रोड्यूस कैसे होती है, वो जो हमारी साउंड है उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं तो हमारी जो साउंड है वो दीवारों के साथ टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होके हमें ही सुनाई देती है। जैसे माउंटेन्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे जाकर हम जैसे जोर से चिल्लाते हैं तो हमें अपनी ही आवाज सुनाई देती है, क्योंकि हमें अपनी ही साउंड माउंटेन्स में से रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देती है, वो होती है इको। इको सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है ना ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर के बीच में, ऑब्जर्वर रिफ्लेक्टर क्या है, ऑब्जर्वर हम खुद हैं जो कमरे में जाकर बोल रहे हैं, जो माउंटेन्स में जाकर बोल रहे हैं, ऑब्जर्वर हम खुद हैं, और रिफ्लेक्टर क्या है, जो कमरे की दीवारें हैं या फिर माउंटेन्स है वो है रिफ्लेक्टर। तो इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर का होना चाहिए, तभी हमें इको सुनाई देगी। अगर इससे कम डिस्टेंस होगा तो इको सुनाई नहीं देगी। और जो इसका इफेक्ट होता है, मतलब जो इको हमें सुनाई देती है वो 1/10 ऑफ सेकेंड के बाद सुनाई देती है, मतलब 1 सेकेंड के 10th पार्ट के बाद हमें जो इको हमारी वो सुनाई देती है। रिफ्लेक्शन की वजह से ही जो साउंड हमें रात को सुनाई देती है वो लॉन्गर डिस्टेंस से भी सुनाई दे जाती है और दिन में इतने डिस्टेंस से सुनाई नहीं देती। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, अब इसकी पहले सिंपल से एग्जांपल देखते हैं रेजोनेंस की, फिर हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। रेजोनेंस होता है, अब जो झूला होता है बच्चों का, पार्क में आपने देखा होगा झूला ऐसे लगा होता है, तो बीच में यहाँ पे झूला होता है, तो यहाँ पे बच्चा बैठा होता है, तो हम जब बच्चे को झूला देते हैं तो उसमें क्या होता है, हम बच्चे को हर बार जो भी झूला देते हैं हम हर बार उसको सेम फ्रीक्वेंसी से ही झूला देते हैं, बट आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं कि जो उसका एम्पलीट्यूड होता है ना वो बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होती है बट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो ये वाला जो इफेक्ट होता है, ये फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस। अब आते हैं डेफिनेशन पे। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पोज्ड पीरियोडिक फोर्स, हम पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं ना, कुछ टाइम के बाद ये वाला जो झूला है वो आगे जाएगा फिर से पीछे आएगा, तो हम फिर से इस पे फोर्स लगाएंगे, फिर आगे जाएगा फिर से पीछे आएगा, हम फिर से इस पे फोर्स लगाएंगे। हमारी जो फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी बट एम्पलीट्यूड कुछ टाइम के बाद बढ़ जाएगा। इम्पोज्ड पीरियोडिक फोर्स इज इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, द बॉडी ऑसिलेट्स विद अ वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड, बट जो बॉडी ये ऑसिलेट करेगी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो ये वाला जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं रेजोनेंस। फिर नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या होता है,
अब जो पॉइंट सोर्स होता है साउंड का, ठीक है, उससे अब दो या दो से ज्यादा जो साउंड की वेव्स है वो आ रही है, ठीक है। अब देखो एक यहाँ से है सोर्स एक साउंड का, एक यहाँ से साउंड का सोर्स है, एक यहाँ पे है, कोई भी दो या दो से ज्यादा साउंड वेव्स हमारी जो आ रही है, ठीक है। एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो एक इधर से आ रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये जो तीनों साउंड वेव्स है ना ये आकर टकरा जाएगी। जिस पॉइंट पे आकर ये तीनों की तीनों साउंड वेव्स टकराएगी तो वहां पे क्या होगा, इनकी मॉडिफिकेशन होगी, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी एनर्जी की तीनों साउंड वेव्स की, 3 4 5 2 कितनी भी हो सकती है साउंड वेव्स। तो जब यहाँ पे जिस पॉइंट पे आकर ये साउंड वेव्स टकराएगी तो उसके बाद इनकी एनर्जी में जो मॉडिफिकेशन आएगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन आएगी, तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। अगर दो वेव्स सेम फेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सेम फेज में जब दो वेव्स आकर एक पॉइंट पे मीट करती है तो उस टाइम पे जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो उस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है। तो इस तरह की जो इंटरफेरेंस होती है इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली जब दो वेव्स मीट करती है एक पॉइंट पे जहाँ पे ऑपोजिट फेज है, ठीक है, ऑपोजिट फेज में जब दो वेव्स आकर एक पॉइंट पे मीट करती है तो वहां पे जो साउंड की इंटेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी। तो जो इस तरह का इंटरफेरेंस होता है ऑपोजिट फेज में, जो इंटरफेरेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेम फेज वाला इंटरफेरेंस था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ऑपोजिट फेज वाला जो इंटरफेरेंस था वो था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर नेक्स्ट आता है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होती है, अब दो वेव्स है, ठीक है, एक यहाँ से आ रही है वेव और एक साउंड वेव यहाँ से आ रही है, ठीक है, दोनों सेम टाइप की वेव्स है, ठीक है, टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम टाइप, ठीक है, सेम टाइप की वेव्स है। या तो दोनों लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होगी या फिर दोनों ट्रांसवर्सल वेव्स होगी, ठीक है, या तो ये दोनों इधर वाली भी लॉन्गिट्यूडिनल है, ये भी लॉन्गिट्यूडिनल है, या ये भी ट्रांसवर्स है, ये भी ट्रांसवर्स है, मतलब दोनों सेम तरह की वेव्स है। एम्पलीट्यूड भी सेम है, इनका टाइम पीरियड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, और सेम स्पीड के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों आपस में टकरा जाएगी। तो जब ये दोनों वेव्स आकर आपस में टकरा जाएगी तो उसके बाद जो न्यू सेट ऑफ वेव्स बनेगा उसको बोलते हैं स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, जो साउंड की वेवलेंथ है वो किस ऑर्डर में होती है, 1 मीटर में, ठीक है, साउंड की वेवलेंथ ऐसे साउंड की जो वेवलेंथ है साउंड ट्रेवल कर रही है, तो उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो साउंड वेव क्या करेगी, यहाँ से ट्रेवल करेगी और यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी डिविएट हो जाएगी और उसके बाद फिर से आगे फॉरवर्ड आगे वो प्रोपिगेट होगी। तो ये वाला जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, एक होता है साउंड का सोर्स, एक होता है ऑब्जर्वर। इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है जब साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्वर को सुन रही है, ठीक है, जो साउंड का सोर्स है, यहाँ पे कोई साउंड का सोर्स है और यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, तो जब ये साउंड के सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होएगी तो ऑब्जर्वर को ये अलग फ्रीक्वेंसी की सुनाई देगी, ठीक है, यहाँ पे जब साउंड प्रोड्यूस होएगी यहाँ पे इसकी साउंड अलग होएगी। अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो इसको यहाँ पे इसकी जो साउंड सुनाई देगी अलग फ्रीक्वेंसी की सुनाई देगी, जो यहाँ पे पर्सन खड़ा है उसको अलग सुनाई देगी। तो जो ऑब्जर्वर और साउंड के सोर्स के बीच में जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, वो वाला जो फिनोमेना होता है इसको बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। अब जैसे जैसे साउंड के सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होएगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होएगी, डिस्टेंस डिक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होएगी, ठीक है। अब साउंड का सोर्स है, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है तो इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है तो इसको कम फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देगी, ठीक है। तो ये वाला जो फिनोमेना है ये है डॉपलर्स इफेक्ट। फिर आता है मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है, स्पीड ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। एक तो अब जो मैक नंबर में क्या आ रहा है, जो साउंड का सोर्स है ना वो मूव कर रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था साउंड का सोर्स एक ही जगह पे है, ठीक है, ऑब्जर्वर एक जगह पे खड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो साउंड का सोर्स है वो मूव कर रहा है। साउंड तो मूव करेगी ही करेगी, लेकिन साउंड का सोर्स भी यहाँ पे मूव कर रहा है। जो साउंड का सोर्स है उसकी स्पीड और साउंड की स्पीड, इन दोनों के बीच की जो रेशो होती है उसको बोलते हैं मैक नंबर। सेम मीडियम में, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो इनके बीच की जो रेशो आएगी वो होती है इसका मैक नंबर। जब मैक नंबर मोर देन 1 होगा तो उस टाइम पे जो स्पीड होगी उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। अगर मैक नंबर मोर देन 5 होगा तो जो बॉडी की स्पीड है उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। अगर मैक नंबर लेस देन 1 है तो बॉडी जो मूव कर रही है उसकी स्पीड होगी सबसोनिक स्पीड। फिर आता है एक शॉक वेव्स एंड एक आती है बो वेव्स। शॉक वेव्स क्या होती है? अब जब बॉडी मूव करती है सुपरसोनिक स्पीड के साथ, सुपरसोनिक स्पीड क्या थी अभी हमने पढ़ा था, जिसका मैक नंबर मोर देन 1 होता है। तो जब बॉडी मूव करती है सुपरसोनिक स्पीड के साथ हवा में, ठीक है, ये एयर में मूव कर रही है, ठीक है। अब इसमें मीडियम का ध्यान रखना है। जब कोई बॉडी सुपरसोनिक स्पीड के साथ हवा में मूव कर रही है तो उसके पीछे एक डिस्टर्बेंस का कॉनिकल रीजन सा बन जाता है जो कि धीरे धीरे स्प्रेड हो जाता है। तो ये वाली जो डिस्टर्बेंस पीछे बनती है ना उसको बोलते हैं शॉक वेव्स। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन जाता हुआ आपने देखा होगा, जब एरोप्लेन जाता है, कुछ एरोप्लेन्स होते हैं, जब एरोप्लेन उड़ता है तो पीछे से एक ना व्हाइट कलर की लाइन सी बन जाती है। तो वो जो व्हाइट कलर की लाइन सी बनती है ना एरोप्लेन के मूव करने से, तो वो क्या होती है, वो उसकी जो एरोप्लेन के मूव करने की वजह से पीछे शॉक वेव्स बनती है। बेसिकली वो शॉक वेव्स होती है जो व्हाइट लाइन बनती है। कुछ टाइम के बाद वो जो व्हाइट सी लाइन बनती है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो जाती है और दिखना बंद हो जाती है। तो वो जो डिस्टर्बेंस होती है ना उनको बोलते हैं शॉक वेव्स। और जो शॉक वेव्स होती है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है कि अगर जब एरोप्लेन इन केस जो एरोप्लेन ऊपर जा रहा है शॉक वेव्स पीछे छोड़ रहा है, इन केस वो एरोप्लेन किसी बिल्डिंग के पास में से गुजरेगा ना तो उस केस में जो बिल्डिंग की विंडो होगी उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं, इवन के जो बिल्डिंग है बिल्डिंग को भी डैमेज हो सकता है। फिर नेक्स्ट है बो वेव्स। जो शॉक वेव्स थी वो एयर में थी, जो बो वेव्स होती है वो सी में ट्रैवल करती है, ठीक है। जब सी में क्या चलता है, मोटर बोट चलती है। जब सी में मोटर बोट चलती है तो जब मोटर बोट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, मोटर बोट के पीछे भी एक वेव सी बन जाती है। जैसे शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती है वैसे ही मोटर बोट के पीछे भी एक शॉक वेव पानी की प्रोड्यूस होती है। जो पानी की शॉक वेव बनती है वाटर के सरफेस पे उसको बोलते हैं बो वेव्स, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।